Hello students, welcome to the BST class. I am your Uma ma'am. Again I am there for another class of BST. In the last class we have studied Fayol's principles of management, and in that class we have studied 6 principles. They are principle of division of work, principle of authority and responsibility, principle of discipline, principle of unity of command. Then you have studied principle of unity of direction. After that we have even known about the difference between unity of command and unity of direction. Today we will go the next principles. The next principle is principle of remuneration of person. According to this principle, remuneration of employees should be fair and reasonable, otherwise this demotivates the employees to give their best. फेल्स का कहना है कि एम्प्लॉयज़ को उनके काम के अनुसार उनका रेमुनरेशन सही और अच्छा होना चाहिए, ताकि उनमें एनकरेजमेंट हो और वो अपना दी बेस्ट दे सके। अगर उनका रेमुनरेशन सही नहीं रहता है तो उनको काम करने का मन नहीं करता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इसके बाद में 8वां प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, द टॉप अथॉरिटी ऑफ मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, एंड उस डिसीशंस को ये अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ में शेयर करती है और उनको बताती है और उनसे काम करती है, वो करवाती है। दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी विथ लोअर लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। अपने पावर्स को थोड़ा बहुत जो वो दूसरे लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ में धीरे धीरे करके जो शेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगला हम आते हैं फिर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स according to this principle, the chain of authority from highest to lowest rank should be strictly followed in the organization. यहाँ फेयल्स का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो वहाँ से लेकर के नीचे तक का जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसको उसी रो में उसी कैडर के अनुसार बहुत सख्ती के साथ में पालन करना चाहिए। अगर कोई हायर लेवल में का मैनेजर है तो उसे अपने सबॉर्डिनेट्स को काम बताना चाहिए और उसको सबॉर्डिनेट्स को उसकी बात माननी चाहिए। इसी तरह मैनेजर को टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पर्सन्स हैं उनकी बातें माननी चाहिए, और ये बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए इसका। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अरेंजमेंट of people and things should be done correctly. Arrangement of things is known as material order and placement of people is known as social order. The success mantra of an organization is right person at right job. यहाँ पे फेल्स का कहना है कि हर वस्तु को या हर इंसान को उसकी ज़रूरत और उसकी काबिलियत के अनुसार इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे वो वस्तु है या इंसान है, ह्यूमन बींग्स है। वैसे जहाँ वस्तुओं को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसे मटेरियल ऑर्डर कहते हैं, एंड जहाँ इंसानों को सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है या ह्यूमन बींग्स को सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसे सोशल ऑर्डर कहते हैं। जिस इंसान में जिस काम को करने की खासियत है उससे अगर वही काम करवाया जाए तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जिसको जो काम बहुत अच्छे से आता है उससे वही काम करवाना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन पोजीशन, जेंडर, एज इन गिविंग जस्टिस टू द एम्प्लॉयज़। यहाँ पे फेयल्स का कहना है कि किसी को भी न्याय दिलवाते वक्त ऊंच नीच का ध्यान नहीं देना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक ही तरह का न्याय होना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल।
यहाँ पे क्या है कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पर्सनल इज नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी डन ओनली व्हेन इट इज़ अनअवॉइडेबल। यहाँ इनका कहना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को बार बार बदलना नहीं चाहिए। जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए, एम्प्लॉयज़ को बदलना नहीं चाहिए। एम्प्लॉयज़ को नहीं बदलने से होता क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहा है उस काम को करते करते उसमें उसको परफेक्शन आ जाता है और वो उस काम में महारत हासिल कर लेता है और उसको और भी अच्छे तरीके से करता रहता है। जिसका एक छोटा सा उदाहरण ये हो सकता है कि अगर कोई इंसान कंप्यूटर के काम करने में बहुत अच्छा है, तो उसको अगर वही काम बार बार दिया जाए तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और उस काम को वो और अच्छे तरीके से कर सकता है। अगला पॉइंट है, 13वां पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फेयल्स, द सबऑर्डिनेट्स मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव्स इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स। इस प्रिंसिपल के तहत फेयल्स का कहना है कि किसी भी एम्प्लॉय को उसके कुछ नए काम को करना, अगर वो कुछ करना चाहता है या कोई नए प्लान्स को वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर उसके प्लान्स और इनिशिएटिव्स प्लान्स बहुत अच्छे हैं, तो उसको एक मौका देना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम भी कुछ कर रहे हैं और कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और वो अपना काम और अधिक अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगला 14th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है, दिस लिटरली मीन्स द स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड रेवोल्यूशन विच यूनाइट्स द मेंबर ऑफ group or society. According to this principle, there is strength in union and good communication is important for achieving teamwork. यहाँ फेयल्स का कहना है, अपने एम्प्लॉयज़ को इतने अच्छे से रखिए कि वो आप पे विश्वास कर सके, क्योंकि एकता में ही ताकत है। और एक सारा का सारा टीम जब एक साथ मिल कर के काम करता है तो अपने गोल को बहुत अच्छे से और जल्दी सही टाइम पर अचीव कर सकता है। इसीलिए एम्प्लॉयज़ को लॉयल होना ज़रूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लॉयल होना चाहिए। जब दोनों मिलते हैं, मतलब इनका कहना है टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट जब एक साथ मिल कर के काम करता है, टीम वर्क से सारे इम्पोर्टेंट गोल्स को वो सही समय पर सही तरीके से अचीव कर पाएगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। एज मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन बींग्स, सो नथिंग कैन बी सेड विथ फाइनलिटी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द मैनेजर। फेयल्स का जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, इसके अनुसार इन्होंने लास्ट में एक बात और कही है। इनका कहना है कि मैनेजमेंट क्या है, इंसानों के साथ में काम करना, और इंसानों के साथ काम करने के लिए ये अलग अलग तरीके होते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और हर इंसान के साथ में हर इंसान के पास एक ही तरह का टैलेंट नहीं होता है। तो किसके साथ में कैसा काम करना चाहिए, कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन किस पे कब कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सारा उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंसेस पे, उसके हालात पे, एंड वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है उन लोगों के एफिशिएंसी पे, एंड मैनेजर के खुद के एफिशिएंसी पे भी ये सारा डिपेंड करता है। अगर मैनेजर बहुत सही एफिशिएंट होगा, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे होंगे, तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से डील कर पाएगा, क्योंकि इंसान हमेशा बदलता रहता है। तो इनका ये भी कहना था कि इनके ये प्रिंसिपल्स को वक्त और हालात को देखते हुए थोड़ा बहुत इसमें हेर फेर किया जा सकता है, थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे करते हुए इन प्रिंसिपल्स के आधार पे ही ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट का काम करना चाहिए। Thus, the fair management principle advocate an element of flexibility. इनका कहना है थोड़ा सा हेर फेर जरूर होते रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैनेजर को इतना छूट होना चाहिए कि वो उसको थोड़ा सा हेर बदल कर सके। ऑर्गेनाइजेशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट जो है अपने सारे गोल्स को सही तरीके से अचीव कर सके।
लास्ट में क्या है, ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी इफेक्टिव इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो। फेल्स के प्रिंसिपल्स बहुत पहले के बने हुए हैं, लेकिन आज भी ये प्रिंसिपल्स बहुत ही कामयाब सिद्ध होते हैं। हालांकि वक्त के साथ में इनमें कुछ बदलाव जरूर होते हैं, हल्के से बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन आज भी ये किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ओके गर्ल्स, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में हम इसका आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।